वेलकम टू बेसिक केमिस्ट्री। बच्चे, जो हमारा लास्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का अकॉर्डिंग टू आवर यूनिवर्सिटी सिलेबस ऑफ थर्ड सेमेस्टर, वो है बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी एंड किरचॉफ इक्वेशन। लेट्स स्टार्ट। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी कि हम डिफाइन करते हैं, कैसे करते हैं? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स इन द गैसियस मॉलिक्यूल। कह रहे कि 1 मोल ऑफ बॉन्ड, अगर हमें 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है इन द गैसियस स्टेट, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, या हम इसको दूसरी फॉर्म में डिफाइन करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। क्योंकि जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जब बॉन्ड तोड़ते हो एनर्जी हमें देनी पड़ती है। तो हम क्या बोलते हैं? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द आइसोलेटेड एटम इन गैसियस स्टेट। अगर हम गैसियस स्टेट के अंदर 1 मोल बॉन्ड बनाएंगे, उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। ये हमने जब अपना एंथैल्पी का कंसेप्ट टॉपिक किया था, उस टाइम पे भी डिफाइन किया था कि जो हम एक्चुअली जो ये एप्लीकेशन है किसकी? एंथैल्पी की। जो बॉन्ड के अंदर एनर्जी को एनर्जी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो है क्या? एंथैल्पी है। क्यों? क्योंकि हम जो एनर्जी देखते हैं कितनी है हमारे पास, वो कांस्टेंट प्रेशर पे देखते हैं, कि हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, अगर हमारा डाइएटॉमिक मोलिक्यूल्स लाइक H2O2 N2 Cl2 एक्सेट्रा, हम क्या बोलते हैं कि द बॉन्ड एनर्जी इज सेम as bond dissociation energy। कि हमारे पास अगर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है जिसमें 2 ही एटम हमारे पास, तो कह रहे लाइक H और H, तो यहां पर जो इस बॉन्ड की एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बट इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, molecules, the bond energy is not same in different compounds for the same bond। अगर मैं CCl यानी कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो मेरे को एनर्जी चाहिए, मैं उसको बॉन्ड एनर्जी बोल दूंगा या बॉन्ड डिसोसिएशन। तो कह रहे कि अगर पॉलीएटॉमिक है तो बॉन्ड तो यही है, लेकिन अगर कंपाउंड डिफरेंट हो गया तो उसकी जो बॉन्ड एनर्जी वो चेंज हो जाएगी। कैसे? अगर मेरे पास कार्बन के साथ पहले 4 बॉन्ड लेते हैं, 4 हो, फिर मैंने 3 लगा दिए, 1 हाइड्रोजन, फिर मेरे पास कार्बन के साथ 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन कर दिए, फिर मैंने इसके साथ 1 क्लोरीन और 3 क्या कर दिए? हाइड्रोजन। अगर हमने ऐसा कर दिया बच्चे, तो कह रहे कि अगर मैं पहला कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के लिए बात करता हूं, इस 1 के लिए, तो ये सभी के अंदर 1 जो ये क्लोरीन कार्बन का बॉन्ड है, इनके अंदर जो एनर्जी वो सेम नहीं है। तो जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की जो एनर्जी वो सेम नहीं। सेकंड, हम इसी में ऐसे भी बोल देते हैं, या ऐसा भी होता है कि अगर एक ही कंपाउंड है उसमें मेरे पास बॉन्ड सेम है, कार्बन क्लोरीन कार्बन क्लोरीन कार्बन क्लोरीन कार्बन, तो even the bond energy of same bond is not same in even the bond energy of same bonds is not same in same compound, in one compound। Even the bond energy of a particular bond is not same in a compound। क्या मीनिंग है? अगर पॉलीएटॉमिक था, अगर 4 इस कार्बन के साथ हमने 4 क्लोरीन लगा दिए, 1 2 3 4, तो कह रहे हैं कि जो कार्बन क्लोरीन 1 बॉन्ड की जो एनर्जी है वो 2 के इक्वल नहीं होगी, वो 3 के इक्वल नहीं होगी, ना ही 4 के इक्वल होगी। तो ये जो एनर्जी वो सेम नहीं होगी। तो पॉलीएटॉमिक है, तो हाउ डू वी, तो क्वेश्चन रह जाता है हाउ डू वी कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी ऑब्लिक एंथैल्पी। तो हम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये कैलकुलेशन हमारा सिलेबस में, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं
bond energy is determined using values of standard enthalpy of formations, standard enthalpy of formation, enthalpy of sublimation, enthalpy of dissociation, etc. ये इनका किससे हम हेस लॉ के अंदर यूज करते हैं। हेस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल देते हैं, ये यहाँ पर जो बोन एनर्जी कितनी होगी पर्टिकुलर बोन की, तो बोला कि जो हम ये बोन एनर्जी डिटरमाइन करते हैं, हमें उसको निकालने के लिए आइदर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए पर्टिकुलर बोन की, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, या इवन एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। तो ये हमें डाटा रिक्वायरमेंट चाहिए पर्टिकुलर बोन्स के लिए, तभी हम निकाल सकते हैं पर्टिकुलर बोन या कंपाउंड के लिए, तभी हम बताएंगे कि उसके अंदर उसकी जो बोन एनर्जी एंथैल्पी कितनी। तो ये हमें अभी सिलेबस में नहीं है हमारे पास, तो हम इसको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही समझने की जरूरत है। तो इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है वो आता है किरचॉफ इक्वेशन। किरचॉफ इक्वेशन, तो जो किरचॉफ इक्वेशन बताइए बताता है द रिलेशनशिप बिटवीन, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएशन ऑफ हीट विद टेम्परेचर। या वेरिएशन ऑफ हीट विद चेंज इन टेम्परेचर बोल सकते हैं हमारे पास। क्या मीनिंग है इसका कि हमें मालूम है कि अगर मैं किसी सब्सटेंस का या किसी भी बॉडी का टेम्परेचर राइज करना चाहता हूं तो हमें उसका क्या देना पड़ेगा, उसको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये बोल रहा है कि कितना वेरिएशन आएगा किसके अंदर, हीट के अंदर, जब हम क्या करेंगे टेम्परेचर चेंज। तो हम ये नॉर्मली दो कंडीशंस में करते हैं, एक तो है कांस्टेंट वॉल्यूम है, सेकंड है कांस्टेंट प्रेशर। केस 1 व्हेन द रिएक्शन is carried out at constant pressure। तो जो हमारे पास फर्स्ट केस है वो कह रहा है कि अगर हम रिएक्शंस को किस पे करें, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या रिलेशनशिप आता है। तो अगर मान के चलते हैं क्योंकि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है ए से बी, ए रिएक्टेंट था, बी क्या है प्रोडक्ट है, तो अब यहाँ पर हीट चेंज कितना आएगा हमारे पास, वो रिलीज होगी गेन होगी, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट रिलीज या गेन होती है उसी को क्या बोलता हूं मैं, एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी। तो यहाँ से बोला कि अगर हमारे पास डेल्टा एच रिएक्शन is equals to HB minus HA, तो लिख सकते हैं HB is the क्या है, it is heat content of product, और HA is heat content of reactant। ये क्या हो गया डेल्टा H, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग प्रोसेस। तो हमें क्या निकालना है, एंथैल्पी चेंज निकालना है प्रोसेस का। जब ए से बी जा रहा है तो लिखने का हम क्या लिखेंगे, इफ HB इज द हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड H इज द हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट, देन डेल्टा चेंज इन रिएक्शन इक्वल्स टू HB माइनस HA। या इसको हम दूसरी फॉर्म में भी जनरली लिख देते हैं क्या, डेल्टा H रिएक्शन इज इक्वल्स टू समेशन डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस समेशन डेल्टा H रिएक्टेंट। दिस इज क्या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of product and this is enthalpy of formation of reactant। तो क्या हमें अगर पता चले कि रिएक्टेंट को बनाने के लिए कितनी एनर्जी हीट की रिक्वायरमेंट है एंथैल्पी की, और प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतना जो चेंज आएगा वो क्या हो जाएगा रिएक्शन का। अब वो चेंज डिपेंड करेगा कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी या एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगी। अब क्या हो गया, इस HB और HA को हम दूसरी ऐसा लिख देते हैं कि डेल्टा H इक्वल्स टू HB माइनस HA, और प्रोसेस किसके ऊपर कैरी किया हम लोगों ने, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर।
तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा, करली डेल्टा एच अपॉन करली टी पी इक्वल्स टू करली एच बी अपॉन करली टी पी माइनस करली एच ए अपॉन करली टी पी। और हमें पता है कि सीपी क्या होता था, डी एच बाई डी टी, एक कांस्टेंट प्रेशर, या करली एच अपॉन करली टी पी। अगर मैं ये वैल्यू पुट अप कर देता हूं तो क्या जाएगा, करली डेल्टा एच अपॉन करली टी पी दिस इक्वल्स टू सीपी बी माइनस सीपी ए। ये प्रोडक्ट है हीट कैपेसिटी का, और ये क्या है, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर किसका, रिएक्टेंट का। तो ये क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं डेल्टा सीपी करली डेल्टा एच अपॉन करली टी पी। ये क्या है, फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। तो हम लिख सकते हैं फॉर लार्ज चेंज इन टेम्परेचर, क्या होगा अगर मैं टेम्परेचर को ज्यादा करता हूं T1 से T2, मैं बोल सकता हूं अगर ऐसा होगा तो हम लिख सकते हैं फॉर लार्ज चेंज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ डेल्टा H at T1 may equals to डेल्टा H1 बोल दिया हम लोगों ने, एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा H at टेम्परेचर 2 may equals to ये डेल्टा H2। अगर ऐसा कर दिया, अगर हम इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, और अब यहां पे इसको क्या करते हैं हमारे पास, इंटीग्रेट करते हैं हमारे पास किस पे, T1 से T2। अगर T1 से T2 अगर हम इसको क्या करते हैं बच्चे, इंटीग्रेट करते हैं हमारे पास, तो क्या बनेगा। अब इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ये क्या है, करली डेल्टा H हो गया हमारे पास, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा Cp इनटू dt। उस p वाले साइन को हमने हटा दिया तो इसको d से रिप्रेजेंट कर दिया, और ऑन इंटीग्रेटिंग क्या हो गया, किससे, डेल्टा H1 से, यहां से कितना हो जाएगा डेल्टा H2, तो यहां से क्या आएगा डेल्टा Cp T1 से T2, टेम्परेचर क्या है dt, तो यहां से क्या आएगा डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1, दिस विल इक्वल्स टू डेल्टा Cp इनटू dt। क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा मेरे पास कितना, T2 माइनस T1, तो यहां से क्या कर दिया, H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 इक्वल्स टू डेल्टा Cp। तो क्या हुआ, तो हमारे पास आ गया डेल्टा H2 यानी कि एंथैल्पी चेंज माइनस प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर T2 माइनस T1 इक्वल्स टू डेल्टा Cp। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो बोलेंगे द चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन। तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे, द चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन विद चेंज इन 1 degree with change in 1 degree temperature, the change in heat of reaction with change in 1 degree of temperature depends upon change in heat capacity at that temperature। क्या मीनिंग है इसका बच्चे, देखो कह रहा है कि जो मेरे पास जो चेंज इन हीट कैपेसिटी आएगा, मेरे पास जो चेंज इन आ रहा है यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन आ रहा है, वो किस पे, अगर मैं 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करता हूँ तो ये क्या था, Q अमाउंट ही तो था, उसको डेल्टा S से रिप्रेजेंट किया हुआ है हम लोगों ने एंथैल्पी को, QP तो हीट को ही Q, क्योंकि जो हीट होती है कांस्टेंट प्रेशर उसी को डेल्टा S लिखते हैं। तो कह रहे हैं जो एंथैल्पी चेंज आएगा, अगर मैं 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करता हूं तो उससे जो एंथैल्पी चेंज आएगा, जो इसमें चेंज आएगा वो किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन हीट कैपेसिटी। इससे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन समझ में आना चाहिए बच्चे। क्या हुआ, देखो अगर मेरे पास एक बॉडी है A, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री, और वो सेम बॉडी A है, वो है 40 डिग्री पे, ये 20 पे थी, वो कितने पे, 40 पे। अगर मैं दोनों को 1-1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना चाहता हूँ, 20 से 21, 40 से 41, तो कह रहे हैं कि उस टाइम पे हमें सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, सेम अमाउंट ऑफ हीट नहीं देनी पड़ेगी, दोनों में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। क्यों, क्योंकि जो ये हीट कैपेसिटी है, कांस्टेंट प्रेशर, ये चेंज
हो जाएगी दोनों के केस में, क्योंकि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। बच्चे तो सेकंड था हमारे पास, हुआ था when the reaction is carried out at constant volume। तो अभी हमने निकाला था ये डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा Cp। अब हम क्या लिखेंगे, वी नो H इज इक्वल्स टू U प्लस PV, तो डेल्टा H क्या आ जाएगा, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे निकाला तो ये है। और दूसरा रिएक्शन क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो डेल्टा भी क्या होगा, जीरो। अगर ये जीरो तो ये टर्म किसकी इक्वल हो जाएगी, जीरो की, तो क्या होगा, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U। तो हम लोगों ने क्या निकाला, डेल्टा H किसके इक्वल आ गया, डेल्टा U। अगर ऐसा हो गया तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे पुट अप कर देता हूँ तो कांस्टेंट जो हीट कैपेसिटी होती है प्रेशर पे, हम कांस्टेंट प्रेशर नहीं है, अब क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन वी गेट डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1, दिस इक्वल्स टू डेल्टा CV, क्योंकि हम लिखते हैं यहाँ पर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बस हम लोगों ने इतना ही करना था, हमने ये कांस्टेंट प्रेशर वाले लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम हीट कैपेसिटी दो टर्म में निकालते थे, कांस्टेंट प्रेशर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, डेल्टा Cp, और जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालते तो क्या लिखते हैं, डेल्टा Cv। तो ओवरऑल हमारे पास ये आ गया सेकंड कि डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 T2 माइनस